साल 1699 एक पॉलिश ट्रैवलर ने इजिप्ट से 2 चुराई हुई pharaohs की मम्मी को खरीदा और समुद्र के जरिए अपने देश की ओर निकल पड़े। लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगती है, मानो शिप पर रखी वो 2 ममीज उससे कुछ कह रही हो, और जल्द ही उसे समुद्र में कुछ डरावने विजन्स भी दिखने लगते हैं। ये सब कम नहीं था कि तभी शिप के चारों ओर एक अजीब सा तूफान शुरू हो जाता है जो शिप को डुबाने के लिए तैयार था। जल्द ही वो ट्रैवलर्स समझ चुके थे कि ये सब उसकी शिप पर रखी pharaoh की ममीज का श्राप है, जो इन ममीज को छूने वाले हर इंसान की जान लेकर ही छोड़ता है, क्योंकि ये पहली बार की घटना नहीं थी और ये आखिरी बार भी नहीं होने वाली थी। जिसका सबसे बड़ा और फेमस एग्जाम्पल हमें साल 1922 में इजिप्शियन किंग तूतनखामन की कब्र के खुलने पर देखने को मिला। जिस pharaoh की मम्मी को खोजने वाला हर इंसान कुछ ही सालों के अंदर मिस्टीरियस तरीके से मारा गया। यानी कुछ तो है जो इन इजिप्शियन राजाओं की ममीज को छूने वाले हर इंसान की जान ले लेता है। पर क्या ये हजारों साल पुराना pharaoh का श्राप है जैसा इजिप्शियंस मानते थे, या फिर इसके पीछे भी कोई विज्ञान छुपा है? तो आज के इस वीडियो में हम pharaoh के श्राप से जुड़ी कहानियों और उनके पीछे की सच्चाई को जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, इजिप्शियंस की मान्यता थी कि pharaoh के मकबरों को खोलना मौत को न्योता देने के समान है, क्योंकि pharaohs की आत्माएं अपनी शांति भंग करने वालों को कभी भी माफ नहीं करती, जो कि सच था। 4 नवंबर 1922 इजिप्ट के सबसे महान आर्कियोलॉजिस्ट में से एक हावर्ड कार्टर अपने साथियों के साथ एक ऐसे मकबरे के सामने खड़े थे जो 3000 सालों से बंद था। मकबरे के बाहर खड़े लोग सांस रोके देख रहे थे। ये वही मकबरा था जिसकी खोज के लिए कार्टर ने सालों से मेहनत की थी। अब शाम के समय जब पहली बार मकबरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला गया तो अंदर से एक बंद हवा बाहर निकली, एक ऐसी हवा जो 3000 सालों से कैद थी। कार्टर ने मशाल की रोशनी अंदर डाली और फिर इतिहास की सबसे शानदार खोज उनके सामने थी। सोने की मूर्तियां, बेशकीमती आभूषण, राजा का सिंहासन और तूतनखामन की अनछुई मम्मी। इस पूरे खजाने की टोटल वर्थ आज के करीब 16,000 करोड़ रुपए के बराबर थे। लेकिन कार्टर और उनकी टीम के लिए ये बेशकीमती थी, क्योंकि इस खजाने की प्राइस उनकी खुद की जान थी। तो इस शानदार खोज के कुछ ही घंटों बाद एक अजीब सी घटना होती है जिसने सबको हिला कर रख दिया, क्योंकि इजिप्ट की लक्सर सिटी से कुछ ही दूरी पर हावर्ड कार्टर का घर था। उस रात जब कार्टर तूतनखामन के मकबरे की खोज का जश्न मना रहे थे ना, तब उनके घर में एक घटना होती है। उनकी पालतू चिड़िया स्पैरो अचानक मर जाती है। लेकिन ये कोई आम मौत नहीं होती है। उस चिड़िया को एक कोबरा ने मारा था और कोबरा इजिप्ट में pharaohs का पवित्र रक्षक माना जाता था। ये pharaoh की मुकुट की शान था, उनकी शक्ति और उनकी आत्मा का प्रतीक होता था। पर एक चिड़िया की जान तो बस एक साइन था श्राप के शुरू होने का, क्योंकि आने वाले समय में तूतनखामन की स्टॉर्म को खोलने वाले हर इंसान का हाल इस चिड़िया जैसा होने वाला था। पर उसे जानने से पहले ना, हम pharaoh के श्राप से जुड़ी कुछ और सच्ची पर डरावनी स्टोरीज को जान लेते हैं। देखो, इजिप्शियन pharaohs सिर्फ राजा नहीं थे, उन्हें ईश्वर के समान पूजा जाता था। उनकी कब्रों को छूना, उनकी आत्माओं की शांति भंग करना, इन सब गुनाह की सजा सिर्फ मौत थी। लेकिन यह चेतावनी सिर्फ तूतनखामन के मकबरे तक सीमित नहीं थी। इजिप्ट में हजारों सालों से हर कब्र, हर मकबरे के पत्थरों पर यह श्राप खुदे हुए थे, मानो मरने के बाद भी pharaohs अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हो। इजिप्ट के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां श्राप ने अपनी ताकत दिखाई थी। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्ट के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास ने एक घटना का जिक्र किया था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जो घटना तब शुरू होती है जब वो कौम आबू बिल्लो नामक आर्कियोलॉजिकल साइट पर खुदाई कर रहे थे। वहां पर उन्हें कई ग्रेको रोमन इजिप्शियन सभ्यता की मूर्तियां और अवशेष मिले। उसी दिन जब उन्होंने खुदाई में मिली वस्तुओं को आर्काइव में भेजा, जिसके कुछ ही घंटे बाद उसी दिन उनके कजन की अचानक से मौत हो जाती है। अब पहले तो उन्होंने इसे एक इत्तेफाक माना, लेकिन 1 साल बाद ठीक उसी तारीख पर उनके अंकल का भी निधन हो गया और फिर अगले साल उसी दिन उनकी आंट यानी चाची की भी जान चली गई। अब क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी प्राचीन शक्ति ने उसे सजा दी थी?
जाही हवास विज्ञान में विश्वास रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कसम खाई कि वे दोबारा किसी भी मम्मी को नहीं छुएंगे। लेकिन उनका सामना एक और श्राप से हुआ जब उन्होंने गीजा पिरामिड्स को बनाने वाले वर्कर्स की कब्रों की खुदाई करी, जहां जाही हवास में 2 बच्चों की मम्मियों को बहारिया ओआसिस से आर्काइव में ट्रांसफर किया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो महसूस किया ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनके मुताबिक इन बच्चों की मम्मीज को छूने के बाद से वे हर रात उन्हीं बच्चों की आत्माओं को सपनों में देखते थे। सपने इतने डरावने होते थे कि वे नींद से हड़बड़ा कर उठ जाते थे। ये सिलसिला तब तक नहीं रुका जब तक उन्होंने उन बच्चों की मम्मी को उनके पिता की मम्मी के साथ दोबारा से दफना नहीं दिया। जो श्राप सिर्फ खुदाई करने वालों तक सीमित नहीं था, ये श्राप जहां भी गया वहां तबाही लेकर आया। और ऐसे ही एक घटना का जिक्र मैंने इंट्रो में भी किया। तो साल 1699 में एक पॉलिश व्यापारी ने इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर से 2 मम्मियां खरीदी और उन्हें अपने जहाज में अपने देश वापस लौटने समय चढ़ा लिया। लेकिन जैसे ही मम्मियां जहाज पर चढ़ाई गई, अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय व्यापारी को एक ही सपना बार बार आता था। 2 मिस्टीरियस आत्माएं उसे घूर कर देख रही होती थी। वो डर कर उठ जाता था। लेकिन अगले दिन कुछ और भी भयावह हुआ। समुद्र में एक भयानक तूफान आ जाता है। पानी की ऊंची ऊंची लहरें जहाज को निगलने की कोशिश कर रही होती है। ऐसा लगता था मानो ये इजिप्शियन मम्मी जहाज को डुबाकर ही मानेंगे। जहाज पर मौजूद हर एक इंसान समझ चुका था कि ये इन श्रापित इजिप्शियन मम्मीज का ही काम है। और अगर ये दोनों शिप पर और देर तक रुकी तो शिप समुद्र की सरफेस पर नहीं बल्कि समुद्र की तल में मिलेगी, वो भी इस पर मौजूद सभी लोगों की लाशों के साथ। जिसके चलते आखिरकार जहाज के कप्तान ने आदेश दिया कि मम्मीज को समुद्र में फेंक दिया जाए। और इसके बाद फिर तूफान अचानक ही शांत हो जाता है। पर क्या ये सच में उन श्रापित मम्मीज का काम था या फिर इन सब के पीछे कोई और कारण छिपा था? दोस्तों, ऐसे श्रापों की कहानियां प्राचीन इजिप्ट से चली आ रही थी, लेकिन 19वीं सदी तक इजिप्शियन मम्मी से जुड़ी इन घटनाओं को बदकिस्मती से या फिर कहानियों के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन फिर हावर्ड कार्टर द्वारा तूतनखामन की मम्मी को खोजने और उसके बाद उनकी टीम के लोगों की एक के बाद एक मिस्टीरियस मौतों ने इस श्राप को दुनिया भर में फेमस कर दिया। और लोगों को यह बिलीव होने लगा कि इस श्राप में कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो ऐसा है जो सच में इन मम्मीज को छूने वाले हर एक इंसान की जान के पीछे लग जाता है और तब तक नहीं रुकता जब तक उस इंसान की जान ना चली जाए। लॉर्ड कार्नारवॉन तूतनखामन की कब्र की खुदाई में हावर्ड कार्टर को फंड करने वाले एक बड़े इन्वेस्टर थे, जिनकी फाइनेंशियल एड के बिना तूतनखामन मम्मी की खोज कभी भी संभव नहीं होती, जिनकी इस टॉम्ब और खजाने की खोज के बाद से ही तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरों का कहना था कि उनके चेहरे पर एक मामूली मच्छर ने काट लिया था, लेकिन जब उन्होंने दाढ़ी बनाते वक्त गलती से उस घाव को चीर दिया तो इन्फेक्शन फैलने लगा। शुरुआत में ये एक सामान्य जख्म था, मगर कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ने लगी। तेज बुखार, कमजोरी और असहनीय दर्द के बाद उन्होंने 5 अप्रैल 1923 को कायरो सिटी में अंतिम सांसें ली। लेकिन उनकी मौत से ज्यादा चौंकाने वाली थी वो घटना जो ठीक उसी वक्त पूरे इजिप्शियन कायरो सिटी में घटी थी। जब कार्नारवॉन की मृत्यु हुई तो उसी समय पूरे कायरो की बिजली गुल हो गई। डॉक्टर ने इसे एक सामान्य संयोग माना, लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि ये कोई आम घटना नहीं थी, ये फेरोज का पहला बदला था। और जो बात और भी डरावनी थी वो ये थी कि जब तूतनखामन की मम्मी का इंस्पेक्शन किया गया तो उसके चेहरे पर भी ठीक उसी जगह एक निशान पाया गया जहां पर कार्नारवॉन को उस जानलेवा इन्फेक्शन देने वाले मच्छर ने काटा था। इस पहली मौत के बाद तूतनखामन के श्राप की कहानियां तेजी से फैलने लगी और हर कोई डरने लगा कि मकबरे से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अब सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये डर केवल अफवाह नहीं था। कार्नारवॉन की मौत के कुछ ही दिनों बाद खुदाई से जुड़े और भी कई लोग एक के बाद एक रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे जाने लगे। आर्थर मेस, जो तूतनखामन कब्र की खुदाई करने वाली टीम के प्रमुख सदस्यों में से एक थे और जिन्होंने खुद मकबरे का दरवाजा खोला था, अचानक ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टरों ने उनकी हालत को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी ठोस कारण नहीं मिला। कुछ ही दिनों में उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और फिर एक दिन वे हमेशा के लिए चले गए। अब डॉक्टरों के लिए मामला बहुत ही रहस्यमयी था। ना तो कोई घातक बीमारी, ना कोई पॉइजनस सब्सटेंस, फिर भी
वो आखिर मर कैसे गए। लेकिन मौतों का ये सिलसिला ना यहीं पर नहीं रुकता। हावर्ड कार्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल भी कुछ ही समय बाद सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में अपने लंदन के अपार्टमेंट में मृत पाए जाते हैं। पहले इसे आत्महत्या कहा गया, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो कई ऐसे साइंस मिले जो किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि रिचर्ड बेथेल तूतनखामन के मकबरे से जुड़ी कोई गुप्त जानकारी जानते थे और इसीलिए उन्हें मार दिया गया। अब चाहे जो भी हो, पर इसे भी फेरोज के श्राप की तरह ही देखा गया, क्योंकि मौतों की ये कड़ी आगे बढ़ती गई। खुदाई में शामिल कई लोग एक एक करके मरने लगे और हर मौत किसी न किसी तरह तूतनखामन के अभिशाप से जुड़ती हुई लग रही थी, जिसमें अगला नाम सामने आता है जॉर्ज जे गाउल्ट का, जो एक काफी अमीर बिजनेसमैन थे, जो साल 1923 में तूतनखामन मकबरे को देखने के लिए इजिप्ट पहुंचे थे। तूतनखामन के विजिट करने के बाद वो तुरंत फ्रांस रवाना हो जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब तरह का बुखार हो जाता है। कोई भी डॉक्टर उनकी इस बीमारी का पता नहीं लगा पाते हैं, जिसके कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद फेरोज के श्राप में एक के बाद एक और नाम शामिल होते गए। सर आर्कीबाल्ड डगलस रीड, जिन्होंने तूतनखामन की मम्मी का एक्सरे किया था, वो स्विट्जरलैंड में एक रहस्यमयी सर्जरी के दौरान चल बसते हैं। AC मेस, जिन्होंने खुदाई में हिस्सा लिया था, अचानक ही फेफड़ों की बीमारी के शिकार हो जाते हैं और उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वे जिंदा नहीं बच पाते। पर इन सभी मौतों के बीच एक और सवाल उठ रहा था हावर्ड कार्टर को लेकर। तूतनखामन के कब्र की डिस्कवरी को लीड करने वाले जो इस खोज के कई साल बाद भी बिल्कुल सही सलामत थे, जबकि उनके साथ इस खोज में शामिल ऑलमोस्ट सभी लोग फेरोज के श्राप के चलते मारे जा चुके थे। पर आखिर कार्टर अभी तक कैसे जिंदा थे? कार्टर ने इस अभिशाप को कभी भी नहीं माना। उनके लिए ये सब अंधविश्वास था। लेकिन अगर हम इस खोज के बाद से कार्टर के जीवन को देखें तो उनकी जान भले ही ना गई हो, लेकिन उनका जीवन धीरे धीरे बद से बदतर होता जा रहा था। वे पहले जैसे नहीं रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और इस कब्र की खोज के बाद उनके एक एक करके जान को देने वाले उनके साथियों के जीवन जाने का जिम्मेदार उन्होंने अपने आप को मानना शुरू कर दिया। 16 साल तक वे इस अभिशाप से बचते रहे, लेकिन अंत में बाकी सब की तरह ममीज के श्राप ने अपने आखिरी शिकार हावर्ड कार्टर की भी 1939 में जान ले ली। इन शॉर्ट कहा जाए तो कुछ ही सालों के अंदर तूतनखामन की मम्मी को खोजने और उसे छूने वाला ऑलमोस्ट हर एक इंसान अपनी मौत को गले लगा चुका था। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। दुनिया भर में ऐसे कई वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हैं जो इस फेरो के श्राप को मानना ही नहीं चाहते। उनके मुताबिक ये सब मौतें इन राजाओं की मम्मी से जुड़े किसी भी श्राप के कारण नहीं, बल्कि विज्ञान के कारण हुई थी। लेकिन आखिर फेरोज की मम्मी में ऐसा कौन सा विज्ञान छुपा था जो इन्हें छूने वाले या देखने वाले लोगों की जान ले सकता था? चलिए अब इसे समझते हैं। तो दोस्तों, तूतनखामन के मकबरे की खुदाई के बाद जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, उसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। इजिप्ट के मकबरों में बार बार होने वाली मौतों की जांच जब वैज्ञानिकों ने शुरू की तो उन्होंने 3 संभावित कारणों को खोजा। अब चलिए एक एक करके इन सभी कारणों को समझते हैं। वैज्ञानिक जांच में जो सबसे पहला कारण सामने आया था ना, वो था बैक्टीरिया और फंगस। तो देखो, जब वैज्ञानिकों ने तूतनखामन के मकबरों के दीवारों और ताबूतों का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया कि वहां खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस मौजूद थे। विशेष रूप से एस्परगिलस नाइजर नाम का एक जहरीला फंगस जो मकबरों की दीवारों पर उग सकता था और सांस के जरिए फेफड़ों में जाकर सीरियस इन्फेक्शंस फैला सकता था। ये इतना घातक था कि अगर किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो तो वो कुछ ही दिनों में मर सकता था। इसके बाद वैज्ञानिक रिसर्च में कब्र की खोज से जुड़ी इन मौतों के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण रेडिएशन एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बताया गया, क्योंकि साल 1970 के दौरान में वैज्ञानिकों ने इजिप्ट के कई मकबरों की जांच के दौरान वहां मौजूद कुछ पत्थरों में यूरेनियम, थोरियम और अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंश खोजे थे। अगर मकबरे के अंदर रेडिएशन मौजूद था तो ये धीरे धीरे वहां जाने वाले इंसानों के शरीर में घातक प्रभाव डाल सकता था। यानी ये पॉसिबल था कि इस रेडिएशन के चलते भी मम्मी को छूने वाले और कब्र में एंटर करने वाले लोगों की मौत हुई होगी।
इसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कारण था प्लेसिबो इफेक्ट, एक साइकोलॉजिकल रीजन। अब ये वही रीजन है जिसके चलते अगर आपको विश्वास दिलाया जाए कि आपको किसी सांप ने काट लिया है, अब चाहे वो आपके पैर में लगा कोई कांटा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी शरीर पर सांप के जहर जैसा इफेक्ट होने लगेगा। या फिर अगर कोई डॉक्टर बिना बताए आपको दवाई कहकर मीठी गोलियां ही खिला दे, तब भी आपके शरीर की बीमारी धीरे धीरे विश्वास के चलते ठीक होने लगती है। अब ये इफेक्ट पूरी तरीके से हमारा दिमाग साइकोलॉजिकली खेलता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक तूतनखामन और इजिप्ट से जुड़ी दूसरी ममीज के श्राप की कहानियां इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि मकबरे में जाने वाले लोग खुद को मानसिक रूप से इतना कमजोर बना लेते थे कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती थी। अब जब भी किसी व्यक्ति का मस्तिष्क ये मान लेता है कि वो मरने वाला है, तो उसका शरीर भी उसी दिशा में जाने लगता है। इन शॉर्ट कहूं तो फेरोज के कर्स में यकीन करने वाले लोगों के लिए ये सब मौतें श्राप का परिणाम थी, जबकि विज्ञान के लिए ये फेरोज की कब्र और ममीज पर मिलने वाले बैक्टीरिया, फंगस, रेडियोएक्टिव एलिमेंट एंड प्लेसिबो इफेक्ट था। अब दोस्तों, कारण चाहे जो भी हो, तूतनखामन के मकबरे की खुदाई के बाद 24 से अधिक लोगों की रहस्यमयी मौत हुई। वैसे आपको यहाँ पर क्या लगता है? क्या इन सभी मौतों के पीछे फेरोज का श्राप था या फिर ये वैज्ञानिक कारण थे? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक जहाज पैसिफिक ओशन में व्हेल की हंटिंग करते हुए टूट जाती है और उसके जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो 3 बोट में फंस जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो क्रू मेंबर्स जो पैसिफिक ओशन में खो गए थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं होता और वो धीरे धीरे अपने ही साथियों का शिकार करके खाने लग जाते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एसेक्स शिप की, जिसकी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।